मतलब कहने का कुल तात्पर्य ये है कि बछेंद्री पाल कि घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको उच्च शिक्षा प्रदान किया जाए, उसके बावजूद उन्होंने विपरीत अपने घर की विपरीत परिस्थितियों के अलग जा करके कुछ परिश्रम करके सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने संस्कृत से MA और BEd की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति यानी बछेंद्री पाल का एक लक्ष्य था, है ना। जब तक हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को उतारते नहीं है तो हम उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि बछेंद्री पाल अपने लक्ष्य के प्रति इतनी समर्पित थी, यानी उनका एक ध्येय बन गया था, उनका एक लक्ष्य बन गया था कि इन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके भारत की पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त करना था। उन्होंने ये अपना उद्देश्य बना लिया था। तो जब उनका ये उद्देश्य हो गया था तो उसके लिए उनको कड़ा परिश्रम भी करना पड़ा, अपनी विषम परिस्थितियों से अलग जाकर के बहुत परेशानी भी उठाना पड़ा, लेकिन उनको अपना लक्ष्य पूरा करना था। उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने एक बार बना लिया था लक्ष्य, यानी इंग्लिश में उसको आप एम कहते हैं, तो लक्ष्य उन्होंने बना लिया था, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी विषम परिस्थितियों से भी गुजरती है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करती है। देखिए, बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का इंटरेस्ट, इच्छा, है ना, चाव बचपन से ही था। उनके मन में एक ललक थी, एक इच्छा थी, एक चाव था कि वो उस पे पहाड़ों पर चढ़े। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, देखिए तभी भी क्या था, जैसे हम कहते हैं ना कि ये देश क्या है, ये पुरुष प्रधान है। तो उनके जो 2 भाई थे, उनसे बड़े 2 भाई थे, तो वो अपनी बहन यानी बछेंद्री पाल को पहाड़ पे चढ़ने से रोकते थे और अपने 6 वर्ष के छोटे भाई को पहाड़ पे चढ़ने के लिए उकसाते थे, यानी प्रेरित करते थे। तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। क्या ऐसा स्थिति देख करके उनको बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे ये रोक रहे हैं, यानी ये नहीं चाहते कि ये पहाड़ पर चढ़े। और कोई दुश्मनी नहीं थी उन्हें, बस इन्हें कि ये तो लड़की है और ये लड़का है, इस तरह की भावनाएं चल रही थी। तो बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। वो कह रही थी कि मेरे जो भाई हैं वो भी क्यों नहीं समझते कि जो काम इनका छोटा भाई कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं, तो ये मुझे रोके ना। जब वो रोकते थे तो उनको बहुत ही कष्ट होता था। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं? उन्होंने कहा कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। देखिए, होता क्या है, पुरुष प्रधान देश होने के नाते कि हम महिलाओं को, लड़कियों को पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि ये इनके बस का काम नहीं है, ये तो सिर्फ लड़के ही करेंगे, ये तो सिर्फ पुरुष ही करेंगे, बिना उनकी क्षमता को आके। हम क्या करते हैं, एक मन में विचार बना लेते हैं, अरे ये 5 किलो सामान है, ये लड़कियां नहीं उठा पाएंगी, ये तो बड़ी कोमल और नाजुक होती है, बिना हम उनको ये परखे एक मन में विचार बना लेते हैं। तो ये बछेंद्री पाल के भाई ने अपने मन में एक विचार बना लिया था कि बछेंद्री से पहाड़ चढ़ना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बछेंद्री एक लड़की है। तो वही वो कह रहे कि लोग लड़कियों को इतना नाजुक और कोमल क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़, फिर भी उन्होंने इस सोच को आगे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। कहा कोई बात नहीं, जो भी जिसको सोचना है वो सोचे। तो क्या किया, बहरहाल पहाड़ों पर, बहरहाल यानी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे बहरहाल छोड़ो, अरे कोई बात नहीं। तो वही कह रही है कि बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में बिताता था। वो कह रही हैं कि मेरी पहाड़ चढ़ने की इच्छा बचपन में ही पूरी होती, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, कुछ समय हम पहाड़ की ऊंचाइयों पर बिता
बिताते थे, बिताता था। और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई यानी समतल जमीन बोलते हैं उसको, जो ये हम जिस पे विराजमान है, जहाँ पे हम हैं, इसको तराई इलाका बोलते हैं। समतल यानी नीचे के भाग को बोलते हैं। और कह रहे थे उसमें कुछ दिन तक वो बिताया जाता था। पर जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। वो कह रहे हैं कि जिस समय उनका परिवार नीचे तराई की तरफ यानी समतल भूमि पर आ जाता था, तो उस समय बछेंद्री को स्कूल जाने के लिए 5-6 मील पहाड़ की ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता था। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई। लेखक कह रहे हैं कि इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। देखिए कितना बढ़िया समय उस समय चल रहा था कि इधर इनकी पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद क्या हुआ, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एक एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गए। लोग क्या कह रहे थे, उनकी परिस्थितियां क्या कह रही थी, इन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था उसके लिए क्या हुई, वो तुरंत उस अभियान में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री को 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। ट्रेनिंग के दौरान भाई ऐसे तो हम पहाड़ पर चढ़ने जाएंगे, ऐसे तो एवरेस्ट पे चढ़ेंगे नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसी ट्रेनिंग की जाती है तब जाके। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के दौरान 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक वो चढ़ गए। कई महीनों के अभ्यास के बाद, कह रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान यानी कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट के लिए विजयी प्रयाण किया। प्रयाण यानी चढ़ाई की, वहां पर गए। हाँ देखिए, sorry for disturbing. अब देखिए कि उनकी एवरेस्ट की यात्रा कब से शुरू हुई। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चला। एक मजबूत अग्रिम दल यानी जो हमें उस रास्तों से परिचित कराता है, देखता है कि जो हमारे पर्वतारोही हैं उनको आने वाले आगे के रास्ते में कोई समस्या ना हो, उसको हम कहते हैं अग्रिम दल। यानी हमारा जो अगुवा होता है, नेतृत्व हमारा करता है कि ठीक है अब सामने आपको कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अग्रिम दल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था ताकि वो रास्ते में अगर बर्फ गिरा हो तो उसको साफ करता चले, जिससे कि वह हमारी बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्तों को साफ कर सके। हिमपात होता है बर्फ ना, जो बर्फ गिरा है उन रास्तों को क्या करे, साफ कर सके। नमचे बाजार, शेरपा लैंड एक नेपाली शब्द है। शेरपा लैंड जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते थे उनको शेरपा लैंड कहता था। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, नेपाल की बात कर रहे हैं। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते थे। शेरपा यानी जो नेपाली मजदूर होते थे उनको शेरपा कहा गया है और कहते थे कि अधिकांश मजदूर जो होते थे वही इसी स्थान के आसपास के हुआ करते थे। यह
नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। बछेंद्री पाल कहती है कि यह नमचे बाजार ही था, नमचे जगह का नाम है, नमचे बाजार ही था कि जहां पर पहली बार मैंने एवरेस्ट को निहारा अर्थात देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, आप जब मैप पढ़ते होंगे तो मैप में जो सबसे ऊंचा ऊपर की तरफ होता है उसको हम सागर माथा कहते हैं, ठीक है। तो एवरेस्ट को, जो वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, पहाड़ के ऊंचे भाग को सागर माथा कहा गया है। नाम से प्रसिद्ध है, यह नाम मुझे अच्छा लगा। बछेंद्री पाल कहती है कि यह नाम मुझे अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल को प्लूम भी कहा गया है ना। तो कह रहे हैं कि मैंने एक भारी बर्फ का फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। कह रहे हैं कि मैंने भारी एक फूल देखा जो शिखर के ऊपर लहराता हुआ एक झंडे की तरह, ध्वज झंडे की तरह लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति की हवा से चलने के कारण बनता है। प्लूम फूल वो और किसी चीज का फूल नहीं था, जैसे गुलाब गेंदा ये सब का फूल नहीं था, बर्फ का, बर्फ जमने से फूल का रूप ले लिया था उसने। ऐसा लग रहा था कि सबसे ऊंची चोटी पर एक फूल लहरा रहा है झंडे की तरह, ध्वज की तरह, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता। आपने कभी स्नोफॉल देखा होगा, बर्फबारी देखी होगी, टीवी में देखा होगा या फिर असल जिंदगी में, तो आपने देखा होगा कि बर्फ कैसे रुई के फाहे की तरह उड़ता रहता है। तो वही वो कह रहे कि इतनी तेज गति की हवा होने के कारण वो उड़ उड़ के एक जगह बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई फूल ध्वज की तरह लहरा रहा है, लहरा रहा है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। कह रहे कि बर्फ रूपी जो ये ध्वज था 10 किलोमीटर लंबा या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। उसकी ऊंचाई अपने गुणों से मापी नहीं जाती, बस अंदाजा लगाया जा रहा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम। देखिए, पहाड़ के चढ़ते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है ना। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता था? बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। कह रही है कि यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मेरा एक जो लक्ष्य बना था मैं उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने लक्ष्य को ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकती थी। तो वो कह रही है कि यह डराने के लिए काफी था, जो इतनी तेज गति से हवा चल रहा था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। कह रही है फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति यानी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने के लिए मैं एक अलग तरीके से विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों को का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, कह रही है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। कह रहे कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे तो उन्हें हिमस्खलन यानी पहाड़ खसकता भी है। उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर एक शेरपा कुली की मरने की मृत्यु की खबर हमें क्या हुई, प्राप्त हुई। और यह दुखद समाचार हम लोगों को डराने के लिए कुछ कम नहीं था, है ना।
समाचार मिला जो हमें डराने के लिए काफी था। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि अब इससे आगे अगर पढ़ाया जाएगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगला भाग इसका हम कल लेकर के उपस्थित